हेलो स्टूडेंट, मैं आदित्य श्रीवास्तव। स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन 2024, जी हाँ, जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस द्वारा कंडक्ट हो रहा है। अगर बात करें इस एग्जाम की तो मे भी अक्टूबर के मंथ में एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। अभी कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया हुआ है, लेकिन जो आपका सर्कुलर में टेंटेटिव डेट मेंशन है 5 एंड 6 अक्टूबर, तो इसी को मान के चलते हैं कि इसी अक्टूबर के मंथ में आपके एग्जाम हो सकते हैं। क्योंकि ये बोर्ड अभी तक जितना भी डेट दिया हुआ है उसी पे आपका एग्जाम लिया है, और रिजल्ट भी बहुत जल्दी डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मान के चलिए कि आपका एग्जाम अक्टूबर के मंथ में या नवंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। तो क्यों ना हम अपने पढ़ाई को इस तरह से प्रिपेयर करें कि आगे हमें दिक्कत ना आए। ठीक है, अब बात करें कि सिलेबस की, और बात करें कि कौन एलिजिबल है। सबसे पहले बात करते हैं कौन एलिजिबल है। जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर जो अपना ईयरली एग्जाम दे चुके हैं वो एलिजिबल हैं एग्जिट एग्जाम देने के लिए। ठीक है, आप एग्जिट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तभी आप एलिजिबल होंगे फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए, तभी आप एक अच्छे फार्मासिस्ट बन पाएंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट की बात करें तो जो भी आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है, ठीक है, जितने भी टोटल सब्जेक्ट है सभी से क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन घबराइए नहीं। आपको बस सबसे पहले मेजर सब्जेक्ट जैसे फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी एंड फार्माकोलॉजी, इस पे आपको पहले अच्छे से ध्यान देना है। बाकी जो सब्जेक्ट है उसको भी आपको पढ़ना है, लेकिन उसको अभी रिवाइज करते रहिए। ठीक है, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता। लेकिन जो आपका मेजर सब्जेक्ट जो चार हैं इसको आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ये आपके होंगे ही होंगे, इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत हाई टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चंस आपके इजी रहेंगे, इजी लेवल के रहेंगे और मॉडरेट लेवल के रहेंगे। एडवांस या हाई क्वेश्चंस नहीं रहेंगे क्योंकि आप डिप्लोमा कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो उदित फार्मेसी आपके लिए क्या कर रहा है? उदित फार्मेसी आपके लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर सभी के लिए 500 सिलेक्टेड एमसीक्यू सीरीज लेके आया हुआ है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे सारे जितने भी एजुकेटर हैं सब आपको पर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। मिथिलेश सर ऑलरेडी आपको फार्मास्यूटिक्स पढ़ा रहे हैं। 2 दिन से क्लास नहीं ले पाए, कुछ मौसम खराब होने की वजह से या टेक्निकल इश्यू की वजह से नहीं ले पाए, लेकिन वो भी कंटिन्यू कर देंगे। 1-2 दिन से हमारी उनसे बात हुई थी। ठीक है, हम भी आपकी क्लास लाइव नहीं ले पाए, लेकिन आई होप कि नेक्स्ट टाइम से हम अपनी क्लास लाइव ले पाएंगे। इसलिए आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो मिल जा रहा है, आप इसको समझिए, देखिए, एनालाइज करिए, फिर आप कमेंट करिएगा कि ये कैसा मेरे लिए हेल्पफुल है या नहीं है। ओके, आई होप कि आपको जरूर समझ में आएगा, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं आपको। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल ये आपका, पहली बात तो ये आपका फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है, और बात करें इसके चैप्टर की, टोटल 13 चैप्टर, 13 चैप्टर इसमें है। ठीक है, लेकिन अगर अब ये अलग क्यों है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इसमें पढ़ने से, यहाँ से पढ़ने से अलग क्या आपको मिलेगा? सबसे पहली बात, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को अगर हम सारे चैप्टर्स का कंबाइंड एमसीक्यू आपको देते हैं, ठीक है, तो आप क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। हर एमसीक्यू आप में एक टास्क लगेगा, क्योंकि केमिस्ट्री इतना इजी नहीं है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के अगर एमसीक्यू देंगे तो आप हर एमसीक्यू में कंफ्यूज होंगे। इसीलिए हम आपके लिए सोचे हैं कि आपके लिए हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू, ठीक है, क्या चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज एमसीक्यू से क्या फायदा होगा? चैप्टर वाइज से आप ये जान पाएंगे कि उस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं और उस टॉपिक्स में किस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर आपके उस टॉपिक्स क्लियर है तो उस तरह के कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे और आप अच्छे से उसको पढ़ पाओगे। और जब आप लास्ट में प्रिपरेशन करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, ये चैप्टर से एक टॉपिक से ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे और अपना बेटर दोगे एग्जाम में। ठीक है, तो हर चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स हैं उस पर सारा मेरा टारगेट है। हर चैप्टर वाइज जितने भी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं फार्मासिस्ट एग्जाम में या फिर आपके जो ईयरली एग्जाम है, ठीक है, और भी कम्पिटेटिव एग्जाम में जिस तरह के इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब हम आपके सामने रखेंगे। बहुत इजी है, केमिस्ट्री आपको बहुत इजी लगेगा, मेरा विश्वास है। जिस तरह से सारी चीजें करा रहे हैं, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाले। ओके, तो अगर बात करें सिलेबस की, तो अगर सिलेबस की बात करें तो चैप्टर नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम स्टार्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट से कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जो अभी आपका पार्ट फर्स्ट है इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आगे ऐसे वाले सेकंड पार्ट में भी 20 क्वेश्चंस होंगे, फिर थर्ड पे। तो पहले हम पूरा चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर चैप्टर फर्स्ट की बात करें तो इसमें तीन टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन समझ के हम छोड़ देते हैं, लेकिन इससे भी क्वेश्चंस 1-2 देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जिसमें है स्कोप भी है, स्कोप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी है,
सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ एरर, एरर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, इससे भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, एंड सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ये सारे थ्योरी हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और इससे जो एमसीक्यू, जिस तरह के जितने भी एमसीक्यू आए हैं वो सब क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे इम्प्योरिटीज क्या है, ठीक है, और इम्प्योरिटीज में ही आता है लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट से हर बार क्वेश्चंस आते हैं, इस बार भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड है, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स एंड लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। ठीक है, तो ये आपके जो 3 टॉपिक्स हैं, इसी से आपका एमसीक्यू जो होगा, आज जो हम कराएंगे ये बेस्ड रहेगा अभी फिलहाल। ठीक है, क्योंकि हम चैप्टर वाइज चलेंगे, चैप्टर 1 के जब सारे एमसीक्यू कवर करा लेंगे तो हम आएंगे चैप्टर नंबर 2 पे। ठीक है, जब उसके कवर करा लेंगे फिर चैप्टर नंबर 3 पे। इस तरह से आप चीजों को एनालाइज कर पाएंगे, आप उस चैप्टर को भी रिवाइज कर पाएंगे, फिर उससे जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं उसको भी रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप इस आपको समझ में आया होगा, सारा चीज, सारा क्राइटेरिया समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें पढ़ना है। आप बस अपना डेडिकेशन दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बेस्ट देंगे। ओके, तो मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ब्रांच ऑफ साइंस इज प्राइमरली कंसर्न विद द डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स। ठीक है, आपके लोगों का डिमांड था, काफी लोग कमेंट किए थे कि सर हिंदी में भी क्वेश्चंस लेके आइए, हिंदी में भी एक्सप्लेन कीजिए, तो बिल्कुल हिंदी में भी आपके एक्सप्लेनेशन रहेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो उदित फार्मेसी के ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन बैच को परचेज करिए, अभी ऑफर चल रहा है, उसको परचेज करेंगे, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि विच ब्रांच ऑफ साइंस इज प्राइमरली कंसर्न विद द डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग। इनमें से कौन सी ऐसी विज्ञान की शाखा है जहां पे ड्रग का सिंथेसिस और उसके डिजाइन से संबंधित है या उसके डिजाइन के बारे में बताया जाता है। ठीक है, इनमें से विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जिसमें ड्रग के सिंथेसिस और डिजाइन के बारे में बताया जाता है या उससे संबंधित है। ठीक है, तो आपको सबको पता है कि जहाँ पे ड्रग की डिजाइन और उसके सिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं वो होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फार्माकोग्नोसी नहीं, फार्माकोलॉजी भी नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जहाँ पे ड्रग की डिजाइन और उसके सिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे और से क्वेश्चन मिलेंगे, आप देखते चलिएगा। तो इससे पहले हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या है उसको देखते हैं। Pharmaceutical chemistry is a branch of chemistry that involves drug design, drug development, SAR, new chemicals and synthesis of pharmaceutical compounds। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री का ही एक ब्रांच है। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें शामिल है ड्रग डिजाइन। ठीक है, ड्रग की डिजाइन, किस तरह से हम ड्रग को डिजाइन करते हैं, नए ड्रग की, ड्रग डेवलपमेंट, जब कोई ड्रग बन जाता है तो उसका डेवलपमेंट, फिर उसको देखते हैं किस तरह ये इफेक्टिव है, कितना सेफ है। ठीक है, एसएआर, एसएआर क्या होता है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक है, ये क्या होता है, मान लीजिए कोई ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, उस केमिकल स्ट्रक्चर के फंक्शनल ग्रुप को या आप रिमूव कर दें या फिर कुछ और फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दें। जब आप रिमूव करते हैं या कुछ और अटैच करते हैं, उसके बाद उसकी जो भी एक्टिविटी शो होती है, उसकी जो भी प्रॉपर्टी शो होती है, वही उसका एसएआर कहलाती है। ठीक है, समझ में आया, मतलब जो भी केमिकल स्ट्रक्चर किसी ड्रग का है उसमें जाहिर सी बात है फंक्शनल ग्रुप अटैच है, चाहे फिनाल अटैच होगा, या एमाइन अटैच होगा, या एल्डिहाइड अटैच होगा, उसको हम रिमूव कर दें वहां से, तो जाहिर सी बात है ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो है चेंज हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो उसके चेंज होने के बाद जो एक्टिविटी शो हो रही है, जो प्रॉपर्टी शो हो रही है, वही उसका क्या कहलाएगी, सार कहलाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो सार हो गया, न्यू केमिकल्स हो गया, जैव जो भी न्यू केमिकल्स होते हैं, एंड सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपाउंड। ठीक है, क्या क्या पढ़े आप, क्या क्या इसमें शामिल है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, ड्रग डिजाइन, ड्रग डेवलपमेंट, एसएआर, न्यू केमिकल्स एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स या फार्मास्यूटिकल कंपाउंड। ओके, और क्या कह रहा है, इट फोकस ऑन द केमिकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। इसका मुख्य फोकस क्या है कि ड्रग की खोज करना और उसके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे हम इंश्योर कर पाते हैं कि मेडिसिन हमारा कितना सेफ है, कितना सुरक्षित है, कितना प्रभावशाली, कितना इफेक्टिव है और कितने हाई क्वालिटी का है। ठीक है, ये है एग्जैक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का डिफिनेशन, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस बनेंगे तो इसी से बनेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। ठीक है, इनमें से कौन सा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप नहीं है। ठीक है, अब देखिए ड्रग डिजाइन, ड्रग डिजाइन जाहिर सी बात है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है। ड्रग सिंथेसिस, जी हाँ, केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, सिंथेसिस भी करते हैं।
ड्रग मार्केटिंग कुछ अलग सा लग रहा है, यही हमारा जो है करेक्ट आंसर है। ड्रग मार्केटिंग हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का स्कोप नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ड्रग मार्केटिंग। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि क्या क्या ऐसे स्कोप हैं जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आते हैं। देखिए, अगर स्कोप की बात करें तो इसमें क्या क्या स्कोप हैं, तो सबसे पहला है ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिस्कवरी जहां पे हम नए ड्रग को फाइंड करते हैं, नए ड्रग को खोजते हैं। ठीक है, दूसरा है ड्रग सिंथेसिस। हमेशा केमिकल से क्या करते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन करते हैं किसी एंजाइम के साथ, किसी केमिकल के साथ, उससे जो नया प्रोडक्ट बनता है उसको हम सिंथेसाइज करते हैं, उससे भी हम टेस्टिंग करते हैं, इसको बोलते हैं ड्रग सिंथेसिस। ठीक है, ड्रग एनालिसिस क्या चीज है, कुछ ड्रग की क्वांटिटी को रखते हैं, उससे हमें क्वालिटी को मेजर करते हैं कि इतनी क्वालिटी में, हाँ ये इतने क्वांटिटी में इतनी क्वालिटी क्या होगी, मेंटेन रहेगी। जैसे 20 ग्राम में ये ड्रग बन रहा है तो इसको 20 ग्राम ही रखेंगे, उसको 25 ग्राम नहीं रखेंगे। ठीक है, तो इसको हम एनालिसिस करते हैं कि कौन सी ड्रग कितने एमजी में सुटेबल रहेगी। ठीक है, तो हम करेंगे ड्रग एनालिसिस में। बात करें ड्रग डिजाइन में, यहाँ पे हमेशा क्रिएट करते हैं नए ड्रग मालिक्यूल्स की। ठीक है, नए ड्रग मालिक्यूल्स को क्रिएट करते हैं जिससे हमारा फॉर्मुलेशन के टाइम यूज होता है। ड्रग डेवलपमेंट, जब ड्रग डेवलपमेंट में क्या होता है, हम मेकिंग श्योर कर पाते हैं कि ड्रग कितना सेफ है, कितना इफेक्टिव है। ओके, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल में हम क्या करते हैं कि किस तरह का, जैसे आप कोई टैबलेट देखते होंगे, कभी कभी तोड़ते होंगे पैकेट से, तो क्या होता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे टेस्टिंग होता है, सारी चीजों को देखा जाता है कि आपका जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है कितना हार्ड है। ठीक है, टैबलेट को बनाते वक्त किस तरह की चीजें होनी चाहिए, कितना इफेक्टिव होना चाहिए, उसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी होनी चाहिए जिससे आपका टैबलेट क्या हो, सेफ हो, इफेक्टिव हो, कोई टॉक्सिक इफेक्ट ना क्रिएट हो। ठीक है, ये क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में होता है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो भी ड्रग्स अभी मार्केट में चल रही है उस पर रिसर्च चल रहा होता है कि कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं क्रिएट कर रहा है। अगर साइड इफेक्ट क्रिएट हो रहा है तो उसमें भी टेस्टिंग करके नई ड्रग्स उसको मार्केट में लॉन्च होती है। ठीक है, और जो नए ड्रग्स हैं उसको भी क्या होता है, रिसर्च करके मार्केट में लाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सारे डिपार्टमेंट हैं, सारे डिपार्टमेंट में सबका अलग अलग काम है, ये सब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के स्कोप हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे वर्क करते हैं। आप बी फार्म एम फार्म जब कर लेंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब इस सब डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। यहाँ हमेशा दवा बनाया जाता है, नई दवा के रिसर्च चलते रहते हैं, उसको एनालाइज किया जाता है, मालिक्यूल्स को डिस्कवर किया जाता है, नई ड्रग्स को खोजा जाता है। ठीक है, यहाँ पे सारे, तो ये सब स्कोप आपको आई होप समझ में आया होगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज सार स्टैंड फॉर इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एस ए आर का क्या अर्थ है। अभी हम आपको बताएं कि एस ए आर क्या होता है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक है, कोई भी ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर, उसमें अगर केमिकल स्ट्रक्चर में कोई भी अगर उसका फंक्शनल ग्रुप रिमूव कर दें या फिर कुछ और फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दें, उसको रिमूव या अटैच करने के बाद जो भी एक्टिविटी शो हो रही है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी शो हो रही है, वही उसका क्या कहलाएगी, एस ए आर कहलाएगी। इससे हम जब नया ड्रग बनाते हैं, नए मेडिसिन का फॉर्मुलेट करते हैं, उसमें हमको बहुत हेल्प करता है ये। ठीक है, इसलिए सार जब आप पढ़ेंगे, बैचलर करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा, आप जब भी फार्मा करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सार क्या है। आपको एक सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री, वहां पे आपको सारे ड्रग्स का एस ए आर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इनमें से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, आपको ये बताना है, टू स्टडी डिजीज पैटर्न, सेकंड है आपका टू डेवलप न्यू थेरापेटिक एजेंट, थर्ड है टू मैनेज हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एंड डी आपका है टू एनालाइज हेल्थ केयर पॉलिसीज। तो आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा टू डेवलप न्यू थेरापेटिक एजेंट। न्यू थेरापेटिक एजेंट, इसका क्या अगर दूसरा नाम लिखे तो इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं ड्रग्स। ठीक है, यहाँ पे ड्रग्स को ही क्या बोला गया है, न्यू थेरापेटिक एजेंट। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग, ये भी हो सकता है यहाँ पे, टू डेवलप द न्यू ड्रग्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये बी होगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जितने भी प्रीवियस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका पहले चैप्टर से ही सारे क्वेश्चंस है, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से। ठीक है, तो टू डेवलप न्यू थेरापेटिक एजेंट या टू डेवलप न्यू ड्रग्स यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। ठीक है, एक मेजरमेंट के बेस पे आपको बताना है एक्यूरेसी का क्या डिफिनेशन है। ठीक है, देखिए एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी मतलब होता है शुद्धता, प्योरिटी, एंड प्रिसीजन, दो वर्ड है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्यूरेसी प्रिसीजन समझ में आ गया तो इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको सारे समझ में आएंगे। ठीक है, एक्यूरेसी मतलब होता है शुद्धता, और प्रिसीजन मतलब होता है परिशुद्धता। मतलब शुद्धता तो है लेकिन उतना शुद्ध नहीं है जितना एक्यूरेसी वाला है। ठीक है,
अब इसको जरा थ्योरी पहले समझ लेते हैं, फिर आपको डिटेल्स में समझ में आएगा। देखिए एक्यूरेसी क्या होता है। इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एक्यूरेसी रिफर टू हाउ क्लोज ए मेजर्ड वैल्यू, हाउ क्लोज ए मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू या एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। देखिए दो टर्म जानना बहुत जरूरी है, मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ठीक है, देखिए समझते हैं। आप कोई दवा लिए, ठीक है, या कोई सिरप लिए, उसमें देख रहे हैं लिखा हुआ है सिरप में 20 ml, ठीक है, कोई खांसी का सिरप लिए उसमें लिखा हुआ है 20 ml, ठीक है, आप देखिए तो उसका क्या है, वो ट्रू वैल्यू है। लेकिन जब आप घर पे आए उसको क्या लगा मेजर कर लें, देखिए ये 20 वैल्यू है कि नहीं है। जब आप मेजर किए तो वो क्या निकला, 90 ml निकला, ठीक है, 19 ml निकला। तो आप देख रहे हैं वो 20 ml जो था वो आपका ट्रू वैल्यू था, ये आपका मेजर वैल्यू क्या है, 90 ml है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस आया, 1 ml का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन उसके क्लोज इफेक्टिव तो है, जाहिर सी बात है 19 ml ही है, लेकिन उसके क्लोज है। अब यहाँ पे जरा सा और समझते हैं। देखिए एक्यूरेसी, आप लोग ये वाला गेम जरूर खेले होंगे। यहाँ पे आप देखे होंगे जब बीच में कभी गेम खेले होंगे तो यहाँ पे 10 पॉइंट्स होता है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7 ऐसे होता है। ठीक है, जब हम निशाना यहाँ पे लगाते हैं तो 10 लगता है, इसके आसपास, इस सर्किल के आसपास जब लगता है तो 10 ही पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, ऐसे आपका जो ड्रग्स होते हैं, जो आप कैसे मेजर करते हैं कितना इफेक्टिव है, तो ऐसे ही होता है। अगर आपका सर्किल यहाँ पे जा रहा है तब भी 10 रहेगा, यहाँ पे जा रहा है तब भी 10। ठीक है, तो इस तरह से हम मतलब श्योर हो पाते हैं कि जो हमारा ड्रग्स है कितना इफेक्टिव है, कितना प्योर है। ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, अगर इस रेंज में आ रहा है, जैसे आपका ड्रग्स कह दे ये 100% प्योर है, ठीक है, तो अगर 99 कह दें तब भी वो प्योर रहेगा, 97 कह दें तब भी वो प्योर रहेगा, ठीक है, 96 कह दें तब भी प्योर रहेगा, क्योंकि 95, 99, 98 ये सब क्या है, हाईली प्योर में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिसीजन की। प्रिसीजन भी प्योर होता है लेकिन ये हाईली प्योर नहीं होगा। यहाँ पे आ जाएगा 74, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 73.9, 73.6। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये तो हो गया 74% या 73.9, ठीक है, 73.8 हो गया परसेंट। तो ये सब जो है, ये सब क्या है, प्रिसीजन है, जो आप देख लेंगे एकदम करीब 74 के एकदम करीब आ रहे हैं। लेकिन एक्यूरेसी में क्या है, यहाँ पे 100% है, ठीक है, यहाँ पे 98 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, 97 भी हो सकता है। इस तरह से आपके क्या है, ये हाईली प्योर कहलाएंगे एक्यूरेसी वाले। ठीक है, तो प्रिसीजन में क्या होता है, प्रिसीजन में आप उस चीज को बार बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, रिपीट कर सकते हैं, आपको पता है कि इसका जो है हाईली प्योर नहीं है, लेकिन रिपीट करेंगे तो जो वैल्यू है सेम आएगा। लेकिन एक्यूरेसी में क्या है, एक्यूरेसी हाईली प्योर, हाईली स्टैंडर्ड होता है। तो वही कहने का मतलब है, इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक्यूरेसी रिफर्स टू हाउ क्लोज ए मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, मेजर वैल्यू, ट्रू वैल्यू या एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, क्योंकि ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू अगर सेम है तो उसका स्टैंडर्ड क्या है, मेंटेन रहेगा। क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट द करेक्टनेस ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, या जो हम मेजर करते हैं तो यह इसकी सच्चाई या इसकी सही कितना है ये मेजर करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ ए ड्रग लेबल सेज इट कंटेन 100 mg, मतलब आप कोई दवा देख रहे हैं जिसमें 100 mg ऑफ एन एक्टिव इंग्रेडिएंट, जिसमें दवा क्या मिला है, 100 mg है। ठीक है, एंड एक्यूरेट मेजरमेंट, जब इसको आप मेजर किए, वुड बी वेरी क्लोज टू 100 mg। तो जो वेरी क्लोज मतलब 100 mg के 99 हो गया, 98 mg हो गया, तो ये काफी क्लोज रहा है जो आपके करेक्ट वैल्यू थे। ठीक है, तो यही आपके क्या है, प्योरिटी है। ओके, आई होप आपको एक्यूरेसी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्रिसीजन की। प्रिसीजन क्या है, देखिए प्रिसीजन इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री रिफर्स टू हाउ रिप्रोड्यूसिबल, ठीक है, हाउ रिप्रोड्यूसिबल एंड कंसिस्टेंट मेजरमेंट आर व्हेन रिपीटेड अंडर द सेम कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे हम बताए कि 74 है, 74 3.9 है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम कंडीशन में बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। समझ पा रहे हैं ना कि सेम कंडीशन में बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये हाईली प्योर है नहीं, लेकिन ये है कि रिपीट करेंगे तो सेम कंडीशन में सेम वैल्यू इसकी आने वाली है। जैसे 73 है, 73, 72.9 है, 72.8 है, मतलब उसी के आसपास वैल्यू आने वाले हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होने वाला है। लेकिन ये क्या है, प्रिसीजन हाईली प्योर नहीं होता है। ठीक है, इससे क्या इंडिकेट होता है, क्या प्रदर्शित करता है ये, इट इंडिकेट द रियलेबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, एक मतलब रियलिटी प्रेजेंट करता है कि हाँ ये हमारी जो वैल्यू है इसी के आसपास की है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू मेजर द सेम सैंपल मल्टीपल टाइम, अगर आप किसी सैंपल को मेजर करते हैं, कई बार मेजर करते हैं, एंड गेट वेरी सिमिलर रिजल्ट। ठीक है, आप देखेंगे कई बार सिमिलर रिजल्ट आता है, 74 है, 73.9 है, 73.8 है, तो आप देखें सिमिलर रिजल्ट आ रहा है बार बार, इस टाइम, हर समय। ठीक है, द मेजरमेंट आर प्रिसाइज, इस तरह के जो मेजरमेंट होते हैं, इस तरह के जो मापक होते हैं, उसी को प्रिसाइज कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा जो हाईली प्योर नहीं होता है। थोड़ा सा और समझते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है।
इस डायग्राम को आप देखिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे आपके देख रहे हैं क्लोज में है, तो ये आपका ये एक्यूरेसी भी है, प्रिसीजन भी है। ये आपका एक्यूरेट भी है, प्रिसीजन भी है। क्यों? क्योंकि आपका हाईली प्योर है और हाईली इकट्ठा भी है, क्लोज भी है। ठीक है। अब बात करें सेकंड की। यहाँ पे देखिए, यहाँ है सब, मतलब क्या है, एक्यूरेट तो है। क्यों? क्योंकि सब देख रहे हैं आपके बीच पॉइंट में है, प्योरिटी पे है। किसी का 98 हो सकता है, 97, 96, 95, क्योंकि अब ये 100 तो नहीं है क्योंकि बीच में नहीं है, लेकिन आपके क्या है, प्योर है। तो ये एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, ये याद रखने, एक्यूरेट तो है, ये प्रिसाइज नहीं है। थर्ड देखते हैं। थर्ड आपका एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि आपका जो एक्यूरेट होता है, यहाँ पे अगर होता तो एक्यूरेट होता, लेकिन आपका एक्यूरेट नहीं है, आपका यहाँ पे है, इसलिए आपका एक्यूरेट नहीं है, क्या है, प्रिसाइज है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब दूर दूर हैं। ठीक है, यहाँ पे ना कोई एक्यूरेट है ना कोई प्रिसाइज है, इसलिए दोनों आपके ना एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है। अब आपको दोनों समझ में आया होगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है। ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। मेजरमेंट के बेस पे आपको एक्यूरेसी को डिफाइन करना है। देखिए पहला क्या कह रहा है, द क्लोजनेस ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू टू द स्टैंडर्ड ऑफ नोन वैल्यू। नोन वैल्यू को हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। नोन वैल्यू को हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, द कंसिस्टेंसी ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट। एंड थर्ड क्या कह रहा है, द रेंज ऑफ वेरिएशन इन मेजरमेंट, द टोटल एरर इन मेजरमेंट। तो इसका जो करेक्टनेस, करेक्ट आंसर होगा वो होगा द क्लोजनेस ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू की जो क्लोज है। ठीक है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो क्लोजनेस होता है वही आपका एक्यूरेसी कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए वाला होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोजनेस हो रहा है किसका, मेजर्ड वैल्यू के लिए, और नोन वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू के। ठीक है, अगर बात होती है कंसिस्टेंसी ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट, यहाँ पे बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, उसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा प्रिसीजन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा एक्यूरेसी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन प्रिसीजन इन मेजरमेंट। देखिए दो क्वेश्चन था, एक्यूरेसी और सेम हम लेके आए प्रिसीजन में। ठीक है, वहां पे एक्यूरेसी पूछ रहा था, आपको मेजरमेंट के बेस पे एक्यूरेसी को डिफाइन करना था, यहाँ पे मेजरमेंट के बेस पे प्रिसीजन को डिफाइन करना है। ठीक है, अब बताना द क्लोजनेस ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू टू द स्टैंडर्ड ऑफ नोन वैल्यू, ये नहीं होगा, ये आपका एक्यूरेसी होगा। द कंसिस्टेंसी ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट, जी हाँ, बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी को बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, और सिमिलर रिजल्ट आ रहा है, यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ एरर इज कास्ड बाय फ्लॉस इन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। देखिए एरर से क्वेश्चन है, फिर आप व्हाट टाइप ऑफ एरर, एरर की टाइप्स अगर आपको पता है तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, पूछ रहा है ऐसे कौन से टाइप के एरर हैं जहां पे इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट आ रहा है। ठीक है, जब किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो उसके इंस्ट्रूमेंट में, जैसे बीकर हो गया, कॉनिकल फ्लास्क हो गया, ठीक है, नेचुरल सिलेंडर हो गया, यहाँ पे फॉल्टेस आ रहे हैं, तो ये किस टाइप के एरर कहलाएंगे, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर या ह्यूमन एरर। तो इसको पढ़ने से पहले हम जरा एरर को देख लेते हैं कि एरर क्या है। देखिए एरर को समझते हैं, एरर होता क्या है। दो टर्म बोले थे आपको, एक होता है मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, एक होता है ट्रू वैल्यू। ठीक है, एक होता है मेजर्ड वैल्यू, एक होता है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू जिससे हम कहें कि सुरेश जाओ 1 किलो आम ले आओ। ठीक है, सुरेश गया 1 किलो आम लाने, वहां पे बटखरा रखा गया 1 किलो। ठीक है, और आम लेके आया सुरेश, तो ये आपका क्या है, ट्रू वैल्यू है, क्योंकि वहां पे रखा गया है बटखरा, उससे आम लेके आया, आपको पता है कि हाँ 1 किलो है। अब आप आए, महेश आया, महेश से कह रहे हैं कि महेश तौलना, ये 1 किलो लग नहीं रहा है। जब महेश उसको तौल रहा है तो सिर्फ 900 ग्राम आ रहा है। ठीक है, वो तो लेके आया था 1 किलो, लेकिन 900 ग्राम आ रहा है, तो ये क्या है, मेजर वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है, यही आपका क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। समझ में आया। जो लेके आया था 1 किलो सुरेश, जब महेश उसको तौला तो आप देख रहे हैं कि 900 ग्राम का फर्क आ रहा है, तो यही आपका क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। ऐसे मान लीजिए आपसे कहे सोडियम क्लोराइड को मेजर करिए, जो 24 ग्राम लेना है। ठीक है, आप मेजर किए, आप पहले लेके आए कि 24 ग्राम, हाँ सोडियम क्लोराइड देख लिए, ठीक है, लेके आए डिब्बे में 24 ग्राम का, लेकिन जब आप मेजर किए तो 23.8 ही निकल रहा है। ठीक है, 0.2 ग्राम मिस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, यही आपका क्या कहलाता है, एरर कहलाता है। समझ में आया होगा। ठीक है, अब एरर जो होते हैं तीन टाइप्स के होते हैं। पहला है रैंडम एरर, दूसरा सिस्टमेटिक एरर, तीसरा है ग्रॉस एरर। ठीक है, तीन टाइप्स के होते हैं, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर, ग्रॉस एरर। ठीक है, रैंडम एरर क्या होता है, जरा देखिए। रैंडम एरर होता है जो रैंडमली चेंज हो, मतलब सडन चेंज इन द एनवायरनमेंट।
ठीक है, एनवायरनमेंट में सडनली कुछ चेंज हो जाए। सपोज करिए कि आप किसी लैब में काम कर रहे हैं, अचानक से क्या हो रहा है, बारिश होने लग रहा है। ठीक है, बरसात का मौसम है, अच्छा खासा टेम्परेचर मेंटेन था, धूप निकला था, बारिश हो रहा है। अब बारिश होने से क्या होगा, टेम्परेचर पे सबसे पहले इफेक्ट आएगा, मतलब मौसम क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, जो आपका 32 डिग्री सेल्सियस मेंटेन था वो अचानक से घटने लगेगा, वो आपका हो जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस। तो जब इस तरह के टेम्परेचर पे फ्लक्चुएशन होता है, वहां पे क्या होता है, रैंडम एरर। ठीक है, या फिर आप किसी लैब में काम कर रहे हो, अचानक से बारिश हो रहा है, फिर धूप बहुत तेज निकल गया। ठीक है, अभी मौसम मेंटेन था, जो 27 डिग्री सेल्सियस पे वो 32 पहुंच गया। तो इससे जो जो आपके केमिकल्स हैं वो क्या करेंगे, टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करेंगे, रिएक्ट करके एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसें हैं, उससे रिएक्ट करके क्या करेंगे, टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इसको बोलते हैं रैंडम एरर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो सडन चेंज इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से जो भी चेंजेस हो रहे हैं सडनली, वो क्या कहलाते हैं, रैंडम एरर। ठीक है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, ये कभी भी हो सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर और ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होता है, ग्रॉस एरर होता है ह्यूमन मिस्टेक। क्या है, ह्यूमन मिस्टेक, मतलब जो गलती हम लोग से होती है। ठीक है, ह्यूमन मिस्टेक कैसे होती है, मान लीजिए आप कोई चीज कैलकुलेट कर रहे हो, रीडिंग निकाल रहे हो, रीडिंग में आप निकाले 24, और फिर उसके बाद फिर आप कैलकुलेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप मिस कर दिए कैलकुलेशन में, तो आपकी रीडिंग क्या आई, गलत आ गई। ठीक है, आप जल्दी जल्दी में कभी कभी होता है कि आप लिखते हो, कैलकुलेशन आपका अच्छे से नहीं आ पाया, तो क्या होगा, वो गलती हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रॉस एरर, जहां पे गलतियां हम लोग से होती है। किसी चीज को कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, वो मेजर करेक्टली तरीके से नहीं आया। ठीक है, वो होता है क्या, ग्रॉस एरर। समझ में आया, फिर से समझिए ग्रास एरर क्या है। ग्रास एरर मतलब ह्यूमन मिस्टेक, मतलब हम लोग से जो गलती होती है। हम लोग से गलती क्या हो सकती है, जैसे लैब में परफॉर्म कर रहे हैं, टाइट्रेशन ही कर रहे हैं, सपोज करिए टाइट्रेशन में आप रीडिंग लिख रहे हैं। ठीक है, एक बार 24 लिखे, दूसरी बार रीडिंग लिखे तो आप भूल गए 24 था कि 23 था, तो आप 23 लिख दिए मान लीजिए, फिर आप 28 लिख दिए। तो ये जो आप रीडिंग लिख रहे हैं, कभी अपने मन से लिख रहे हैं कि थोड़ा बहुत तो है, क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो जो गलती हम लोग खुद से करते हैं ये होता है ग्रॉस एरर। ठीक है, इसमें अगर ह्यूमन मिस्टेक से कहीं बात आ रही है तो ध्यान देना, ग्रॉस एरर की बात हो रही है। अब सिस्टमेटिक एरर की बात करें तो सिस्टमेटिक एरर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सिस्टमेटिक एरर जो है जनरली 3 टाइप्स का होता है, ऑब्जर्वेशनल एरर, इन्वायरमेंटल एरर एंड इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर एंड ऑब्जर्वेशनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, देखिए जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है, जैसे नेशनल सिलेंडर, जब आप लिमिट टेस्ट करते हैं तो नेशनल सिलेंडर का यूज करते हैं। ठीक है, या आप किसी बीकर का यूज कर रहे हैं या पिपेट का यूज कर रहे हैं, अब देखिए इसको अगर यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें कोई फॉल्ट आ रहा है। ठीक है, या इसमें जो नंबरिंग है ये कहीं ना कहीं मिस है। ठीक है, नंबरिंग कहीं ना कहीं मिस है, तो इससे क्या हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है, तो इससे भी एरर आने की संभावना है। सॉरी। ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंट में अगर किसी तरह का इफेक्ट आ रहा है वो क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है। ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट हल्का सा लीकेज है उसमें, या कोई तरह के नंबर उसमें मिस है। ठीक है, या उसमें कोई केमिकल्स हैं जो हट नहीं रहे हैं, तो ये सब क्या है, इंस्ट्रूमेंट एरर है। अगर बात करें इन्वायरमेंटल की, तो इन्वायरमेंटल में जिस तरह की चीजें हैं, जैसे टेम्परेचर, ठीक है, डस्ट का अचानक से आ जाना, धूल मिट्टी का, ठीक है, या फिर आप प्रेशर, जिस तरह के प्रेशर हैं, तो वो सब चीजें अगर अफेक्ट आ रहे हैं इन्वायरमेंट की वजह से, तो वो क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल एरर। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल एरर क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल एरर और ग्रास एरर लगभग लगभग सेम है। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल एरर मतलब जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, 24 ग्राम आपको लेना है। ठीक है, मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट आपको 24 ग्राम लेना है, आप कैल्शियम कार्बोनेट जब मेजर किए तो 23.8 आ रहा है, तो आप लोग ये सोचे कि अरे 23.8 ही तो है, हो तो गया उसके बराबर, क्या है 2 ग्राम में क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो गलतियां हो रही हैं, हम ऑब्जर्व सही से नहीं कर पा रहे हैं, ये होता है ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशनल एरर और ग्रास एरर लगभग लगभग ह्यूमन मिस्टेक है, लेकिन ह्यूमन मिस्टेक यहाँ पे कैलकुलेशन से रिलेटेड है। ऑब्जर्वेशनल में ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, ठीक है, हम जानते हुए भी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये होगा ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको, एरर जो 3 टाइप्स के हैं, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर, ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर मतलब ह्यूमन मिस्टेक, रीडिंग वीडिंग जो हम लोग गलत निकालते हैं वो है। रैंडम एरर मतलब रेंडमली अचानक से कोई चेंज हो जाए इन्वायरमेंट में। ठीक है, टेम्परेचर अचानक से फ्लक्चुएट हो, ठीक है, अचानक से बारिश होने लगे, आधी तूफान आ जाए, ये होता है रैंडम एरर। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर जो है 3 टाइप्स के हैं, ऑब्जर्वेशनल, इन्वायरमेंटल, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में किसी तरह के फॉल्ट हो वो होंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो सिस्टमेटिक एरर में आते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल एरर में जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, डस्ट वगैरह, तो ये सब होते हैं। या ह्यूमिडिटी, जो आजकल नमी आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ये सब इन्वायरमेंटल की वजह से हो रहे हैं। अगर बरसात का मौसम ना हो तो ये सब चीजें नहीं होती। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल एरर हो गए। ऑब्जर्वेशनल एरर, आप कोई रीडिंग देख रहे हैं कि आप क्या चीजें जानते हुए भी आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन एरर आ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा, तो ये टाइप्स आप अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी आप सारे क्वेश्चंस एरर के कर पाएंगे। हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, अब देखिएगा आप किस तरह से इससे क्वेश्चन मिलते हैं आपको।
पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज काज्ड बाय फ्लॉज इन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। फ्लॉ मीन्स होता है कमी, ठीक है। जो फ्लॉज मतलब होता है, इसका मतलब होता है कमी, ठीक है। अब कह रहा है कि इनमें से मतलब अगर जो इंस्ट्रूमेंट में किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जब मेजर करते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट से जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो इसमें किस टाइप के एरर आते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट है तो इस टाइप के एरर को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो पहला है सिस्टमेटिक एरर। अभी आप पढ़े हो जो सिस्टमेटिक एरर है, तीन टाइप्स के हैं, ऑब्जर्वेशनल एरर, इन्वायरमेंटल एरर एंड इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो आप देखिए आपके यहाँ पे क्या बात हो रही है, इंस्ट्रूमेंट में मतलब कहीं ना कहीं डिफेक्ट इंस्ट्रूमेंट में आ रहा है, तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो आपका सिस्टमेटिक एरर में ही आपका क्या आ रहा है, इंस्ट्रूमेंटल एरर आ रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, इसीलिए टाइप्स याद करना बहुत जरूरी है। तो आप इस वीडियो को कई बार देखिएगा तो आप कभी भूलोगे नहीं एरर के जो टाइप्स हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सिस्टमेटिक एरर होगा, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट आ रहा है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में कमी आ रही है मेजर करने पर, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ग्रॉस एरर। मतलब आप ग्रॉस एरर को बेस्ट डिस्क्राइब इनमें से कौन कर रहा है। देखिए ग्रॉस एरर क्या होता है, ह्यूमन मिस्टेक, आपको बताया है ना। ग्रॉस एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर ये जनरली क्या होता है, ह्यूमन मिस्टेक होते हैं, लेकिन ग्रॉस एरर को पर्सनली ह्यूमन मिस्टेक्स ही कहा जाता है। देखिए एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट फ्लॉज, इंस्ट्रूमेंट की कमी होती है, वो सिस्टमेटिक एरर में होती है। देखिए एरर ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक, जी हाँ, बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। जिस यही ग्रॉस एरर है, जो हम रीडिंग वगैरह गलती कर देते हैं, कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, ग्रॉस एरर, जिसको हम ह्यूमन मिस्टेक कहते हैं। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप सारे क्वेश्चन को इजीली कर ले जाओगे। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में आपको मेन डिफरेंस बताना है क्या है। तो आपको पता है एक्यूरेसी जो होगा क्लोजलेस वैल्यू होगा, और जो जो आपका मेजर क्या बोलते हैं प्रिसीजन होगा, वो क्या होगा, कंसिस्टेंसी या फिर रिपीटेबल होगा। देखिए क्या है, पहला एक्यूरेसी इज अबाउट कंसिस्टेंसी वाइल प्रिसीजन अबाउट क्लोजनेस। नहीं नहीं नहीं, ये उल्टा होगा, एक्यूरेसी हमेशा कंसिस्टेंट नहीं, एक्यूरेसी हमेशा क्लोजनेस होता है। सेकंड देखते हैं, एक्यूरेसी इज अबाउट क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू वाइल प्रिसीजन इज अबाउट कंसिस्टेंसी। जी हाँ, यही हमारा करेक्ट आंसर है। एक्यूरेसी हमेशा क्लोजनेस वैल्यू को शो करता है ट्रू वैल्यू के पास, और प्रिसीजन जो होता है ये कंसिस्टेंसी या रिपीटेबल चीजों को शो करता है, ठीक है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, यही करेक्ट डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। थर्ड क्या है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर द सेम। नहीं, सेम तो नहीं है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर नॉट रिलेटेड, नहीं ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट है मेन डिफरेंस यही है कि एक्यूरेसी इज अबाउट क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, हमेशा जो मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू की क्लोजनेस होता है, और प्रिसीजन जो होता है ये कंसिस्टेंसी या सिमिलर होता है अपने सिंपल के लिए, ठीक है। यही इसका करेक्ट आंसर है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन सिस्टमेटिक एरर बी मिनिमाइज्ड। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम कैसे सिस्टमेटिक एरर को कम कर सके, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर में आप तीन चीज पढ़े थे, ऑब्जर्वेशनल एरर, इन्वायरमेंटल एरर एंड इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब कह रहा है कि इसको हम कम कैसे करें। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से देख के यूज कर रहे हो कि हाँ हमारा इंस्ट्रूमेंट सही है, इसमें जो नंबर लिखा हुआ है ये सही है, तो क्या होगा, वो एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो यही चीज आपने पूछ रहा होगा कि इसमें कैसे कम किया जाए। तो पहला लिखा है बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट की नंबर को हम क्या बढ़ा दें तो इससे क्या होगा, कम होगा, नहीं नहीं नहीं। बाय यूजिंग मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, आप इससे ज्यादा अधिक इंस्ट्रूमेंट यूज करें तब भी तो नहीं होगा, एरर कम नहीं आएगा। बाय कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट करेक्टली, जी हाँ यही इसका करेक्ट आंसर है। कैलिब्रेटिंग मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट करेक्टली, आप इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से पहले देख लें, अच्छे से उसके नंबर को देख लें, कितने एमएल का आपको लेना है वो देख लें, तो आपके एरर नहीं आएंगे, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट यूजिंग करेक्टली, आप सही इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे तो आपके एरर नहीं आएंगे। बाई एवरेजिंग मैनेजमेंट नहीं, ये भी गलत है। तो सिस्टमेटिक एरर को कैसे मिनिमाइज मतलब होता है कम कैसे करें, ठीक है। न्यूनतम मतलब कम कैसे किया जाए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये सी वाला है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चंस बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, ये एग्जाम में आ चुके हैं, और मैक्सिमम चांस है कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सोर्स ऑफ रैंडम एरर, ठीक है। इनमें से कौन सा रैंडम एरर का सोर्स है, ठीक है। अब रैंडम एरर में क्या बताया था, सडन चेंज इन द एनवायरनमेंट, अचानक से चेंज कुछ हो जाए, रैंडमली चेंज हो जाए एनवायरनमेंट में, ठीक है। बरसात आ जाना, ठीक है, बहुत तेज धूप निकल जाना, आधी तूफान आ जाना। इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं सबसे पहला इफेक्ट पड़ रहा है टेम्परेचर पे। तो कहीं पे ऐसा, देखिए ऑप्शन नंबर ए, इंस्ट्रूमेंट वेयर एंड फियर, इंस्ट्रूमेंट को ढक के रखें, ठीक है, उससे थोड़ा डरते रहें कि गिर ना जाए, ये गलत है।
ठीक है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, जी हाँ, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन सबसे पहला जो इफेक्ट आता है रैंडम एरर में वो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन आता है। ठीक है, टेम्परेचर हमेशा घटता बढ़ता है। ठीक है, इनकरेक्ट कैलिब्रेशन कंसिस्ट इंस्ट्रूमेंट बायस नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है। ठीक है, तो रैंडम एरर का जो मेन सोर्स है वो है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो देख रहे हैं सारे क्वेश्चन जो आपके हैं वो टाइप से ही आए हुए हैं, इसलिए टाइप आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, तब आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ए लिमिट टेस्ट इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में लिमिट टेस्ट का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब लिमिट टेस्ट के पहले डिफिनेशन को आप देख लीजिए तब समझ में आएगा। आइए लिमिट टेस्ट के डिफिनेशन को देखते हैं। देखिए, ए लिमिट टेस्ट इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज ए क्वालिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। ठीक है, ये क्वालिटी और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, यूज टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में जो इम्प्यूरिटी होता है उसको हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन जो स्मॉल अमाउंट में होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्प्यूरिटी हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, स्मॉल अमाउंट में जो इम्प्यूरिटी होता है उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, लिमिट टेस्ट के द्वारा। ठीक है, इट इंश्योर, इससे हम इंश्योर कर पाते हैं दैट इम्प्यूरिटी डू नॉट एक्सीड स्पेसिफाइड लिमिट। ठीक है, जो इम्प्यूरिटी और बहुत ज़्यादा बढ़े ना, जिससे क्या हो हमारी सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ ड्रग। देखिए, जिससे ड्रग की सेफ्टी और उसकी इफेक्टिव, कितना इफेक्टिव है, कितना प्रभावशाली है, ये मेंटेन रहे। क्योंकि अगर इसमें इम्प्यूरिटी आ जाएगी तो उसकी जो इफेक्टिव है वो उतना रहेगा नहीं, ड्रग उतना आपका सेफ्टी नहीं रहेगा, और बल्कि वो क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लिमिट टेस्ट को करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लिमिट टेस्ट जो होता है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्यूरिटी को मेजर करते हैं इसमें हम। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द मेन पर्पज, लिमिट टेस्ट का मेन पर्पज क्या है। ठीक है, टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ एन इम्प्यूरिटी, एग्जैक्ट क्वांटिटी को भी डिटरमाइन करता है। ठीक है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक इम्प्यूरिटी, जो उसमें सिर्फ स्पेसिफिक मतलब कोई सिंगल, मान लीजिए क्लोराइड है, सल्फेट भी इम्प्यूरिटी है, तो क्या सिर्फ क्लोराइड को ही करेगा, नहीं, ये भी इसका गलत आंसर है। तीसरा क्या है, टू लिमिट द अमाउंट ऑफ एन इम्प्यूरिटी टू ए परमिसिबल लेवल। जी हाँ, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्या कह रहा है कि लिमिट टेस्ट ऑफ इम्प्यूरिटी। ठीक है, लिमिट टेस्ट लिमिट द अमाउंट ऑफ एन इम्प्यूरिटी टू ए परमिसिबल लेवल। जैसे आप लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड के लिए कहेंगे तो क्लोराइड की इम्प्यूरिटी को डिटेक्ट करेगा, सल्फेट के लिए कहेंगे तो सल्फेट को डिटेक्ट करेगा। तो आप एक परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, परमिसिबल लेवल की जो इम्प्यूरिटी है उनको बस लिमिट टेस्ट डिटेक्ट करेगा, तो यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी वाला होगा। डी क्या है, टू आइडेंटिफाई ऑल इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन ए सैंपल। ऑल भी एक साथ नहीं करता है। ठीक है, आप जो भी परमिशन देंगे, जिस तरह की आप रिएक्ट कराएंगे, वही इम्प्योरिटी को क्या करेगा, ये डिटेक्ट करेगा। तो आई होप ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें चारों क्वेश्चन अपने आप में, चारों जो आंसर है अपने आप में सही लग रहे हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी वाला होगा। ठीक है, टू लिमिट द अमाउंट ऑफ एन इम्प्योरिटी टू ए परमिशिबल लेवल, जिसको आप परमिशन देंगे, जिस जैसे क्लोराइड है, क्लोराइड चेक करेंगे तो क्लोराइड आयंस के थ्रू जो भी इम्प्योरिटी वो पता चलेंगे, सल्फेट चेक करेंगे तो सल्फेट की जो इम्प्योरिटी वो पता चलेंगी। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच रिएजेंट इज कॉमनली यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि लिमिट टेस्ट के क्लोराइड में कौन सा रिएजेंट, कौन सा अभिकर्मक यूज हो रहा है। ठीक है, अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का पता होना चाहिए, तभी आप इसके ऊपर क्वेश्चन लगा पाएंगे। ठीक है, तो हम आपको लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के सारे बेसिक चीजें बता रहे हैं, सारे थ्योरी को बता रहे हैं। इसके बाद आपका लिमिट टेस्ट आप क्लोराइड से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो कभी छूट नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड की। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड क्या होता है। द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज ए क्वालिटेटिव टेस्ट, मतलब कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन इन द सैंपल, मतलब उसमें जो क्लोराइड आयन है उसके सैंपल को डिटेक्ट करते हैं, जिससे हमें उसकी इम्प्यूरिटी पता चलती है। ठीक है, एंड इंश्योर दे डू नॉट एक्सीड स्पाइरेबल लिमिट, मतलब इंश्योर करते हैं कि ये जो लिमिट है बढ़े ना। ठीक है, क्योंकि क्लोराइड आयन अगर बढ़ जाएगा तो इम्प्यूरिटी उसमें ड्रग्स में आ जाएगी, जो हमारा ड्रग्स क्या होगा, टॉक्सिक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैसे करते हैं ये आपको जाना जरूरी है। सबसे पहले एक सैंपल प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो जब लिमिट टेस्ट में जो हम सैंपल लेते हैं वो सैंपल क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl। ध्यान देना, जो लिमिट टेस्ट में एक सैंपल जो लेते हैं वो क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को हम क्या किए, 50 ml वाटर में डिजॉल्व किए। ठीक है, डिजॉल्व स्पेसिफिक अमाउंट द टेस्ट सब्सटेंस इन द वाटर। पहले हम दो नेशनल सिलेंडर लेंगे। ठीक है, दो नेशनल सिलेंडर मतलब ये देखिए इस तरह से, एक ये और एक ये, दो नेशनल सिलेंडर लेंगे। ठीक है, दोनों नेशनल सिलेंडर में क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को मेंशन करेंगे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को यहाँ पे मेंशन किए और इसमें 50 ml वाटर मेंशन किए।
ठीक है। तो पहले क्या किए, सैंपल तैयार किए। ठीक है, सैंपल को हम वाटर में मिलाए, दोनों नेशनल सेंटर में। वाटर कितना मिला है, 50 ml, ठीक है, या 40 ml, जैसा वहाँ लैब में प्रेजेंट है आपके पास नेशनल सेंटर। ठीक है। अब क्या हो रहा है, सेकंड पॉइंट्स क्या है, एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब क्या करें, ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू द सैंपल सॉल्यूशन टू एसिडिफाई इट। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ कुछ अमाउंट में कुछ फ्यू ड्रॉप्स हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे। ठीक है, जिससे हमारा जो ड्रग है, जो सैंपल है, वो क्या हो जाए, एसिड हो जाए। क्योंकि आपको पता है NaCl एक तरह का क्या है, न्यूट्रल है। जिसको एसिड बनाने के लिए हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड को यूज करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, देन ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, और उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट भी ऐड करेंगे कुछ ड्रॉप्स। ठीक है, तो क्या क्या ऐड किए, एक मिनट आप फिर से देखिए। इसमें क्या क्या ऐड किए, सबसे पहले तो आप ऐड क्या किए, एक सैंपल लिए, जिसमें सैंपल में हम क्या लिए, सोडियम क्लोराइड लिए। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिलाए। ठीक है, वाटर में मिलाए दोनों में। पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों रिसर्च सेंटर, एक टेस्ट सॉल्यूशन होता है, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, टेस्ट में आप सोडियम क्लोराइड को मिलाए। ठीक है, इसमें भी आप स्टैंडर्ड में भी सोडियम क्लोराइड को मिलाए। अब इसमें वाटर को मेजर किए, वाटर भी दोनों में 50-50 ml मेजर किए। ठीक है, 50 ml आप मेंशन किए। अब क्या हो रहा है, उसके बाद फिर आप क्या किए, एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट को आप क्या किए, इसमें मेंशन किए। ठीक है, दोनों में सिल्वर नाइट्रेट के बाद फ्यू ड्रॉप्स आप क्या डाले, सॉरी, फ्यू ड्रॉप ऑफ नाइट्रिक एसिड भी यहाँ पे मेंशन किए, क्योंकि हमारा ड्रग क्या हो, जो हमारा सैंपल वो एसिड नेचर का हो सके। ठीक है, और इसमें फिर क्या क्या सिल्वर नाइट्रेट मेंशन किए। तो सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड दोनों मेंशन किए। अब देखिए, तीनों जब मेंशन कर दिए तो रिएक्शन कैसे करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या किए, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl मेंशन किए। और साथ में क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड के साथ हम क्या मिलाए हैं, नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जो आपका क्या होता है, AgNO3। ठीक है, AgNO3 मेंशन की है। अब रिएक्शन करके क्या बना रहा है, ये देखिए। रिएक्शन क्या, और इसमें क्या मिला, फ्यू ड्राई फॉर्म डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, HNO3। ठीक है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आप क्या करें, फिर ड्राफ मेंशन किए। ठीक है, अब देखिए क्या बन रहा है, अब बनेगा Ag जो होगा Cl के साथ एड करेगा, यहाँ बन जाएगा AgCl। ठीक है, प्लस NaNO3 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो जो AgCl है, ठीक है, AgCl जो बना, यही आपका क्या होगा, बाद में काम आने वाला है। तो आप देख चुके रिएक्शन कैसे हुआ, सोडियम क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट किया नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या बना, सिल्वर क्लोराइड हुआ। अब जैसे ही यहाँ पे क्या हो, क्लोराइड आयन, ठीक है, ये Na हट जाएगा। ठीक है, ये क्लोराइड आयन प्लस AgNO3, क्या है, AgCl। तो आप देख रहे हैं जो क्लोराइड आयन जैसे ही बनेगा, वहां पे कलर क्या होगा, डार्क हो जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट में बन जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है, जब आप इसको मिला दिए, नेक्स्ट बार क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन, इफ क्लोराइड आयन आर प्रेजेंट, जैसे क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा, ये वाला आयन, ठीक है, जो आप देख रहे हैं क्लोराइड, ये आयन में जब प्रेजेंट होगा, तो क्या हो रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड विल फॉर्म। ठीक है, आप देखेंगे व्हाइट प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है, आप देखिए किसी चाक चाक देखे होंगे जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है व्हाइट, तो चाक को जब पानी में घुलेंगे तो नीचे इकट्ठा हो जाता है, उसी को प्रेसिपिटेट या PPT कहते हैं। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा जब क्लोराइड आयंस यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। तो ध्यान में आया आपको कि जैसे हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं सैंपल के साथ, तो AgCl फॉर्म होता है, उसके बाद क्लोराइड आयन जैसे ही फॉर्म होता है, वहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये भी आया कि लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में क्या फॉर्म होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है, कैसे फॉर्म होता है, जब क्लोराइड आयंस अपने आयंस के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, जो क्लोरीन है वो अपने आयन के फॉर्म में आते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है फॉर्म हो जाता है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या मेजर कर रहे हैं, अब देखिए दोनों जो टेस्ट सॉल्यूशन था, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, कैसे पता चलेगा कितनी इंप्योरिटी है, कौन सा टेस्ट पास हुआ है, कौन सा फेल हुआ है। देखिए, इफ द प्रेसिपिटेट, जो प्रेसिपिटेट आपका फॉर्म हुआ है इन द टेस्ट सॉल्यूशन, जो आपका ये टेस्ट सॉल्यूशन ये वाला, ठीक है, एक मिनट, हाँ ये वाला, ये आपका जो टेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, इन द प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन इज लेस देन या इक्वल टू द प्रेसिपिटेट इन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इससे कम जो टेस्ट सॉल्यूशन है, ये जो देखने में भी बहुत हल्के कलर का है, ठीक है, या फिर इसके बराबर अगर रहता है, तो हमारा सैंपल क्या हो गया, पास हो गया। ठीक है, अगर ये जो आपका टेस्ट सॉल्यूशन है, ये इससे कम कलर का होता है, आप देख रहे हैं ये हल्का दिख रहा है, ये डार्क दिख रहा है, तो इससे कम कलर का है या इसके बराबर कलर का है, तो हमारा सोल्यूशन जो है पास हो गया। ठीक है, and if the precipitate is the test solution is more than the precipitate is the standard solution, the sample is fail। अगर इसका कलर डार्क हो जाता जैसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का है, तो हमारा सैंपल फेल हो जाता। ठीक है, इससे हम डिटेक्ट कर पाए कि हमारी इम्प्योरिटी कितनी है।
इसमें टेट सॉल्यूशन में, ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। तो जितनी इम्प्योरिटी है उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह से हम इम्प्योरिटी को लिमिट स्टेट ऑफ सल्फेट में, आयरन में, आर्सेनिक में डिटेक्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका पर्पज क्या है, अगर पर्पज की बात करें तो द टेस्ट इंश्योर, हम इंश्योर कर पाए कि द लेवल ऑफ क्लोराइड इम्प्योरिटी इन द सैंपल डज नॉट एक्सीड एक्सेप्टेबल लिमिट, ठीक है। हम सैंपल वाले तो जो क्लोराइड की जो इम्प्योरिटी है वो बढ़ नहीं पाई, ठीक है, हम उसको रोक ले गए, ठीक है, जिससे क्या हम इंश्योर कर पाए, उसकी क्वालिटी, उसकी सेफ्टी, किसकी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या ड्रग की, ठीक है। इससे हम क्लोराइड की जो इम्प्योरिटी है उसको बढ़ने से रोक ले गए और इंश्योर कर पाए कि इसकी क्वालिटी सेफ्टी क्या है, मेंटेन है। तो इसी तरह के आपको दो तरह के आपको नेचुरल सिलेंडर लेने हैं। नेचुरल सिलेंडर में इसी तरह के आपको मेंशन कर रहे हैं। पहले एक सैंपल तैयार करेंगे जो सोडियम क्लोराइड होगा, उसमें सिल्वर नाइट्रेट को मेंशन करेंगे, साथ में कुछ ड्रॉप ऑफ नाइट्रिक एसिड भी मेंशन करेंगे दोनों में, ठीक है। मेंशन करने के बाद जब क्लोरीन आयन जैसे ही अपने आयन फॉर्म में आएगा, जो क्लोरीन है वहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जब व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा तो दोनों को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अगर टेस्ट सॉल्यूशन जो है, अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से क्या होगा, हल्का रहेगा, ठीक है, तो हमारा लिमिट टेस्ट पास हो गया। लेकिन अगर टेस्ट सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से डार्क होगा तो क्या होगा, फेल हो जाएगा। यही लिमिट टेस्ट का पूरा प्रोसीजर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्या क्या रिएजेंट यूज हो रहा है ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड था, ठीक है, जो सैंपल था, आपके साथ क्या यूज हुआ, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन, ये जो थ्योरी है इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिट ऑफ क्लोराइड में। ये थ्योरी आपका सल्फेट में भी रहेगा, आर्सेनिक में रहेगा। अगर आपको ये पता है तो इसके कोई भी क्वेश्चन आपके मिस नहीं होंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। विच रिएजेंट इज कॉमनली यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। अब देखिए कह रहा है कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है। अब देखिए आप पूछता है कौन सा सैंपल यूज हो रहा है, तो सैंपल आपको पता है ना, क्या बताएं, क्या है, सोडियम क्लोराइड। जी हाँ, सैंपल की बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड होता है। रिएजेंट कौन सा यूज हो रहा है, ठीक है, मतलब सोडियम क्लोराइड के साथ किसका रिएक्शन करा है, सिल्वर नाइट्रेट, लिखा है, जी हाँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, ठीक है, यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए अगर आपको पता है थ्योरी तो आप इजिली आंसर को पुट कर सकते हैं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ विच कंपाउंड, ठीक है। आपको बताना है कि क्लोराइड के लिए जब लिमिट टेस्ट करते हैं तो इसमें कौन सा यौगिक, कौन सा कंपाउंड जो होता है इसमें पार्टिसिपेट लेता है, ठीक है, कौन सा कंपाउंड जो है शामिल होता है, इनमें से कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जो लिमिट टेस्ट क्लोराइड से करते हैं, ठीक है। तो बताना सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, आपको बताना है। तो जब भी देखते हैं, आप जो सैंपल था आपका सोडियम क्लोराइड के साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराया तो क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पे देखिए, जब सोडियम क्लोराइड के साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराया तो क्या हुआ, AgCl, सिल्वर क्लोराइड। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। यही पूछ रहा है कि द लिमिटेड फॉर क्लोराइड इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ विच कंपाउंड, ठीक है। जो लिमिटेड क्लोराइड में जब फॉर्मेशन होता है इनमें कौन सा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। क्लोराइड के लिए सीमा परीक्षण मतलब लिमिट टेस्ट में किस यौगिक का निर्माण शामिल है, ठीक है, कौन सा ऐसा कंपाउंड होता है जो इसमें होता है। देखो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कई तरह के घुमा के पूछ सकता है, अभी हम सैंपल के क्वेश्चन नहीं बनाया है। पूछ सकता है कि लिमिट टेस्ट में जो सैंपल यूज होते हैं कौन तरह के सैंपल यूज होते हैं, ठीक है, तो ध्यान देना, जो उसका होगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कलर चेंजेस इन ऑब्जर्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड। जब आप सिल्वर नाइट्रेट को ऐड करते हैं तो जब क्लोराइड आयन के फॉर्म में होता है तो कौन सा कलर शो करता है, हम आपको भी देखे हैं, जैसे आप खुद देखे हैं कि एक तरह का व्हाइट कलर या फिर वहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ब्लू टू रेड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कलरलेस टू व्हाइट प्रेसिपिटेट, जी हाँ, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है हमेशा सिल्वर नाइट्रेट में, याद रखना, ठीक है। जब सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं तो क्लोराइड के लिए लिमिट टेस्ट में क्या रंग परिवर्तन देखा जाता है, ठीक है, कौन सा कलर ऐसा शो होता है, तो वो होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट शो होता है, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो आप देख पाए, आप चीजों को लिमिट टेस्ट आप क्लोराइड पढ़े उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसी तरह से केमिस्ट्री सारे चैप्टर को खत्म करोगे और आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड व्हाई इज नाइट्रिक एसिड एडेड टू द सॉल्यूशन। नाइट्रिक एसिड को सॉल्यूशन में क्यों ऐड करते हैं, मतलब क्लोराइड लिमिट टेस्ट जब क्लोराइड करते हैं तो नाइट्रिक एसिड को ऐड करने की क्या जरूरत थी। तो यहाँ पे दो आंसर आ रहा है। पहली बात, नाइट्रिक एसिड को हम यूज करते हैं एसिडिक बनाने के लिए, तो यहाँ पे कहीं है टू न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन टू प्रोवाइड द मीडियम फॉर सिल्वर कार्बोनेट फॉर्मेशन टू ऑक्सीडाइज क्लोराइड आयन टू इनहांस द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट। नहीं, देखिए इसका आंसर ये भी हो सकता है कि हम नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं फॉर द
फॉर द मेकिंग ए एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा है नहीं, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन आपका आंसर होगा टू प्रोवाइड ए मीडियम फॉर सिल्वर क्लोराइड फॉर्मेशन। जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तभी हमारा क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, जो होता है AgCl। क्योंकि जब सैंपल के साथ NaCl के साथ सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, तब जाके आपका सिल्वर क्लोराइड फॉर्म होता है। ठीक है, जैसा कि आप रिएक्शन में देखे हैं, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है। और एक आंसर ये भी हो सकता है कि नाइट्रिक एसिड इसलिए मिलाते हैं कि जो हमारा सैंपल है उसको हम एसिडिक बना सकें। ठीक है, तो ये भी इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर द एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, जब हम लिमिट क्लोराइड का लिमिट टेस्ट करते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट मिलाने के बाद जो आपका सॉल्यूशन बनता है उसका क्या क्या मतलब अपीयरेंस होता है, क्या स्वरूप होता है, ये आपको बताना है। तो जब भाई जाहिर सी बात है, आप अभी देखे हो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, यही है क्लियर सॉल्यूशन, येलो प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट, रेड सॉल्यूशन। तो आपको जैसे लिमिटेड आया तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाइट प्रेसिपिटेट ही इसका कलर निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप देखिए व्हाइट प्रेसिपिटेट से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चंस मिल गए। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड द लिमिट टेस्ट फॉर इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल। देखिए, आपको मुख्य उद्देश्य बताना है कि इम्प्योरिटी फार्मास्यूटिकल्स में इम्प्योरिटी का जो इम्प्योरिटी है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, कंपेरेटिव एनालिसिस विथ स्टैंडर्ड एंड क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये दोनों एनालिसिस का तो ऑलरेडी पार्ट है, इसको तो हम एनालिसिस करते हैं, लेकिन कंपेरेटिव एनालिसिस विद स्टैंडर्ड, जी हाँ, यही कंपेयर करते हैं हम स्टैंडर्ड से। ठीक है, जो टेस्ट सॉल्यूशन होता है उसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से, यही आपका करेक्ट आंसर है। कंपेरेटिव मतलब कंपेयर करते हैं एनालिसिस को विद स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के साथ हम कंपेयर करते हैं टेस्ट सॉल्यूशन का लिमिट टेस्ट में। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स में, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप खुद देख लिए, आप खुद एनालाइज करोगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आप जज कर पाओगे कि इस टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, जो कंपेरेटिव एनालिसिस विथ स्टैंडर्ड, मतलब आप कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ किसका, टेस्ट सॉल्यूशन का। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मतलब प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो स्टडी प्लांट बायोलॉजी, जी नहीं, ये तो नहीं होगा। टू डेवलप न्यू केमिकल एंटिटीज, टू डेवलप न्यू केमिकल एंटिटीज, जी हाँ, जहाँ पे बात हुई न्यू केमिकल, क्योंकि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, न्यू केमिकल को हम डेवलप कर रहे हैं। एंटिटीज मतलब होता है यूनिट। ठीक है, डेवलपमेंट न्यू ड्रग्स। ठीक है, डेवलपमेंट न्यू केमिकल एंटिटीज, डेवलपमेंट न्यू थेरापेटिक एजेंट, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं पहले भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वहां पे लिखा था न्यू थेरापेटिक ड्रग या न्यू थेरापेटिक एजेंट था टू डेवलप, वो भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक ऑब्जेक्टिव था, देखिए उद्देश्य था। और यहाँ पे क्या हुआ, टू डेवलपमेंट न्यू केमिकल एंटिटीज, देखिए ये भी आपका क्या है, आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपके सोर्सेस पता है क्या क्या सोर्सेस हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के, ठीक है, क्या आपके डिफिनेशंस हैं, तो आपसे ये क्वेश्चंस कभी नहीं मिस होने वाले। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टू डेवलप न्यू केमिकल एंटिटीज। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इन ड्रग डेवलपमेंट। ठीक है, ड्रग डेवलपमेंट में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य फोकस क्या है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पेशेंट एजुकेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग। देख के पता चल रहा है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो ड्रग डेवलपमेंट का मेन फोकस है वो है केमिकल प्रॉपर्टी एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग। ठीक है, मतलब ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टीज करने के बाद क्या उसके इफेक्ट शो हो रहे हैं, और सिंथेसिस करने के बाद जो नया ड्रग बन रहा है उसका कैसे हम डिस्कवर करके रिसर्च करके फॉर्मुलेशन करते हैं, ये सारी चीजें हम किसमें करते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स होगा। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो टोटल 20 क्वेश्चन, जी हाँ, टोटल 20 क्वेश्चंस आपको जो कराए हैं ये काफी सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इसको एक बार रिवाइज करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपका मोटिवेशन अच्छा रहा तो हम जरूर नेक्स्ट पार्ट इसका लेके आएंगे। और आपको आई होप मतलब आपको अगर समझ में आ गया चीजें, तो हम जितने भी आपके 13 चैप्टर हैं सारे एमसीक्यू को कवर कराएंगे, सारी चीजों को बताएंगे। मेरा विश्वास है कि इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है, तो आने वाले जो आपका नेक्स्ट टाइम है उसमें हो सके आपकी हम लाइव क्लास लें। ठीक है, अभी कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से लाइव क्लास नहीं ले पाए, इसलिए आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी आप कमेंट में अपना पॉजिटिव फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको समझ में आया, क्या कमियां रह गई, क्या चीजें हैं। आई होप हम जरूर बेटर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।